In this video, we are going to see the effects of globalization on Indian society. कोफी आनंद जी का कोट देखते हैं. It has been said that arguing against globalization is like arguing against law of gravity. कि globalization एक ऐसा फिनोमिना है जो कि होना ही होना है. तो globalization की कोई definition देखते हैं. Globalization is the integration of economies, societies worldwide, driven by democracy and capitalism. It involves free flow of information, ideas, technologies, goods, services, capital, finance, and people. According to Bill Clinton, it presents a unique opportunity and profound responsibility to build a global economy that leaves no one behind. I think ये जो भी लिखा है ना, इसमें ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन तो हमको मिल जाएगी, बट आई वुड से कि ये अकॉर्डिंग टू बिल क्लिंटन it basically it presents us an opportunity and a profound responsibility to build a global economy that leaves no one behind. है ना? तो एक अपॉर्चुनिटी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबके ऊपर कि हम एक इंक्लूसिव ग्लोबल कम्युनिटी, एक इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमी बनाएं. तो इसके बाद आगे चलते हैं. ग्लोबलाइजेशन 1.0 देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन 2.0 देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन 3.0 देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन 4.0 देखेंगे. मुझे भी नहीं पता था इतनी ग्लोबलाइजेशन हो रही है. तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. ग्लोबलाइजेशन 1.0 कहते हैं कि ये जो प्री प्री वर्ल्ड वॉर वाली जो ग्लोबलाइजेशन थी ना, उसको ग्लोबलाइजेशन 1.0 कहते हैं. दिस वॉज ड्रिवन बाय व्हाट? मर्केंटाइलिज्म. अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो मर्केंटाइलिज्म क्या है, इसका मतलब तुमने हिस्ट्री की जो पूरी सीरीज है वो देखी नहीं है. है ना? तो इट वाज ड्रिवन बाय मर्केंटाइलिज्म. मर्केंटाइलिज्म का मतलब ये होता था कि एक कंट्री जो कि गुड्स प्रोड्यूस करती है, वो दूसरी कंट्रीज के अंदर गुड्स को बेचेगी और यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल लेकर आएगी. और मर्केंटाइलिज्म की फिलॉसफी ये कहती थी कि हम एक कंट्री से रॉ मटेरियल लेंगे और उसे फिनिश गुड्स देंगे, तो नेट में हम बड़े बनेंगे, हम जो है प्रॉस्परस होंगे. और इसीलिए मर्केंटाइलिज्म की फिलॉसफी कहती थी ट्रेड शुड बी डोमिनेटेड बाय वन कंट्री. इसके बाद आगे देखते हैं ग्लोबलाइजेशन 2.0. इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू फेज वेयर ट्रेड इन गुड्स वाज कंबाइंड विद कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक पॉलिसीज. ठीक है. मार्केट वाज इन चार्ज ऑफ एफिशिएंसी वाइल गवर्नमेंट वाज इन चार्ज ऑफ जस्टिस. Rule based international governance saw establishment of institute based rule based international गवर्नेंस. अरे ठीक है. स्पेसिफिकली यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जीएटीटी, डब्ल्यूटीओ. तो बेसिकली यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म था, मतलब यहाँ पे कलोनियल कलोनियल पीरियड की बात होती थी. ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद की बात है, जहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जीएटीटी जो कि अब डब्ल्यूटीओ हो गई, ये और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल मूवमेंट ऑफ लेबर को रेगुलेट करती थी. ऐसी बॉडीज आई, है ना, ऐसी बॉडीज आई जो कि ग्लोबलाइजेशन को पुश दे रही थी. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को पुश कौन दे रही है. हम लिखेंगे इंटरनेशनल बॉडीज. फिर इसके बाद ग्लोबलाइजेशन 3.0 देखते हैं, इसमें क्या होता है. इट क्रिएटेड न्यू वर्ल्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन विच हाई टेक वॉज कंबाइंड विथ लो वेजेस. एग्जाम्पल चाइना. ग्लोबल सप्लाई चेन डेवलप होती है. इट अचीव थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन एज फैक्ट्रीज क्रॉस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर्स. और इसकी वजह से क्या हुआ, एक नई ग्लोबलाइजेशन, हाइपर ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल वैल्यू चेन बनी. ठीक है. जिसमें कि हमने चाइना का एग्जाम्पल लिख दिया. कि अब क्या होगा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक नई न्यू वर्ल्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो ग्लोबलाइजेशन 3.0 जो था, इससे स्टार्ट कैसे करा. इट वॉज लेड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल सप्लाई चेन. कि पहले ऐसे होता था कि अमीर देश सामान बनाएंगे, गरीब देश वो सामान खाएंगे. अब ऐसा बनने लगा कि सामान जो है वहाँ बनेगा जहाँ पे रॉ मटेरियल्स होंगे. तो जैसे चाइना जैसे दो देश जो थे, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन 3.0 का फ़ायदा उठाया. इसके बाद ग्लोबलाइजेशन 4.0 आएगा, जहाँ पे ये कहते हैं कि टर्बुलेंस इन सर्विस सेक्टर. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये सर्विस सेक्टर के उदय से शुरू हुआ, जहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे आईटी इंडस्ट्री जो थी, है ना, जैसे इंडिया ने इसका फ़ायदा उठाया, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री डेवलप हुई, है ना. इसी के साथ साथ जैसे कि टेली माइग्रेशन becomes possible as skilled workers can perform their task remotely without physical presence, leveraging faster data connections. टेली माइग्रेशन कितना प्यारा वर्ड है भाई, है ना. कितना प्यारा वर्ड है कि हम वो कहेंगे अर्बन माइग्रेशन को कैसे रोक सकते हैं विद टेली माइग्रेशन. कि अगर हम
रूरल एरियाज में इंटरनेट पहुंचा दे, तो वो ऑनलाइन अर्बन एरियाज में काम कर लेंगे रिमोटली। ठीक है। और इसी के साथ साथ इसको पुश क्या कर रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पे बेसिकली हम कह रहे हैं कि आईओटी, बिग डेटा एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज, है ना, एटोनॉमस व्हीकल, ये सारी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि, और ताकि मतलब जो वर्ल्ड है वो उसके लिए एक सर्विस, मतलब बेसिकली सर्विसेज क्रिएट कर सके। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो फोर्थ ग्लोबलाइजेशन है, इट इज़ प्रोस्पर्ड बाय द आईटी। तो इतनी सारी ग्लोबलाइजेशन है, मुझे खुद आज पता चला है। तो ग्लोबलाइजेशन 1.0 कॉलोनियल पीरियड, 2.0 इंटरनेशनल बॉडीज ने किया, ग्लोबलाइजेशन 3.0 बाय सप्लाई चेन, ग्लोबलाइजेशन 4.0 बाय सर्विस सेक्टर लाइक आईटी सेक्टर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि फैक्टर्स फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबलाइजेशन। तो देख लेते हैं क्या है वो फैक्टर्स। पहला कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल डायनेमिक्स हैं इसके, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं, टेक्निकल हैं। तो हिस्टोरिकल में क्या है, ये कह रहे हैं कि मूवमेंट्स ऑफ गुड्स बिटवीन किंगडम्स एंड कंट्रीज, तो वैसे हो जाएगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, सोवियत ब्लॉक, फिर उसके बाद सार्क हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ये सब। इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं, इसका मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ गुड्स कॉस्ट, वैल्यू एंड ओवरऑल इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ट्रेड्स ऑन ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल स्टेज इन स्पेसिफिक फील्ड, जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज टू एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके। ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि रिसोर्सेज एंड मार्केट के फैक्टर्स होते थे। फिर उसके बाद प्रोडक्शन रिलेटेड फैक्टर्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्लोबल मोबिलिटी, इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल इम्प्रूव्ड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। सब छोड़ो, फालतू की बात है भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है वो फैक्टर। फैक्टर्स क्या हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करा है। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? एक है जैसे कि ट्रांसपोर्ट की। इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आई शिप्स, इसके बाद क्या आई? प्लेन्स। इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। दूसरी टेक्नोलॉजी थी डेटा की, डेटा ट्रांसफर्स। ठीक है। इसने क्या करा? इससे राइज होता है सोशल मीडिया का, जहाँ पे सारे के सारे जो कल्चर्स हैं, सोशल मीडिया आया, जहाँ पे हमने क्या देखा कि पीपल, कल्चर एंड बिजनेस, ये इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। ये नंबर वन था। दूसरा क्या था? दूसरा था पॉलिसी। कौन सी? इंटरनेशनल पॉलिसीज, जो कि यूएन की थी, डब्ल्यूटीओ की थी और आईएमएफ की थी, जो कि चाहते थे कि एक ओपन वर्ल्ड होना चाहिए, जो कि मतलब ग्लोबल इकोनॉमीज़ को कन्वर्ज करना है। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ थी, जैसे कि इंडिया की लिबरल एलपीजे रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो हमने क्या देखा? ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, इसको फिर आप कह लो कि आईटी, फिर पॉलिसी, और इसी के साथ साथ इससे हमने सोशल सोशल वाला फैक्टर भी दिखा दिया। और कैन वी नॉट ऑल्सो राइट अबाउट एक इकोनॉमिक, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक, मतलब बेसिकली हम इसमें ये कह रहे हैं कि बेसिकली मार्केट्स, है ना, कि बेसिकली मार्केट, मतलब बेसिकली एक ग्लोबल मार्केट्स को हंट करने के लिए, या फिर अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी ग्लोबलाइजेशन का पुश हुआ। जैसे कि चाइना हो गया। चाइना ने जब अपनी इंडस्ट्री लगाई तो वो अपना सामान बेचना चाहता था। इंडिया, जो कि जिसने कि मतलब अपनी आईटी सर्विसेज के लिए मार्केट्स ढूंढे। तो वैसे करके हम कह सकते हैं कि इसकी जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो ये है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ये हमने यहाँ पे लिखा इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ट्रांसपोर्ट का फैक्टर, पॉलिसी का फैक्टर। ठीक है। चलिए, पॉलिसी या फिर पॉलिटिकल फैक्टर हो गया। ये जो आगे जो लिखा है, जिसको पढ़ना है पढ़ लो, बट इट इज़ वेरी, मतलब कॉस्ट टू बेनिफिट नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट फैमिली पे क्या हो रहा है, मैरिजेस पे क्या हो रहा है? सबसे पहली चीज़ भाई, न्यू सेलिब्रेशन। मैंने कहा ना भाई, वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे, भाई क्रिसमस। मेरे घर में क्रिसमस पे केक आ रहा है एंड आई एम सरप्राइज्ड।
फिर उसके बाद ड्यूअल अर्निंग कपल्स हैं, जिनको कहते हैं ना, डिंक कहते हैं, ड्यूअल इनकम नो किड्स फैमिलीज, ठीक है, ये कल्चर आ रहा है। इसी के साथ साथ भाई लव मैरिजेस आ रही हैं। इसी के साथ साथ एक्सपेंडेड सर्च फॉर पार्टनर, शादी.com, ये सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, टिंडर, फिर बम्बल, ये सारी की सारी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट थे जो इंडिया में आ रहे हैं। एजुकेशन अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट, तो हम देखा है फैमिली सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रॉड फॉर एडवांस स्टडीज एंड इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली इन स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स, नेटवर्क्स एज फैमिली, तो यहाँ पे कह रहे हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हैज fostered online friendship networks that individual consider as their family, shaping social connected connections। या फिर हम कह लेंगे कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप भी है, जो कि बेसिकली हम इसमें कह रहे हैं कि जो फैमिली रिलेशंस हैं, जैसे हम कहते हैं ना व्हाट्सएप फैमिली, जो फैमिली है वो मतलब बेसिकली जैसे पेरेंट्स जो हैं वो विलेज में है, एक सन जो है वो सिटी 1 में है, दूसरी जो डॉटर है वो सिटी 2 में है, बट व्हाट्सएप पे वो सारे के सारे कनेक्टेड हैं इनटू अ सिंगल ग्रुप, है ना? तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हुए भाई? हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज इरोड हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे कस्टम्स या फिर हमारा क्विजीन या हमारे फूड हैबिट्स जा रहे हैं। फिर इसी के साथ साथ भाई डाइनिंग पैटर्न, जैसे कोरियन फूड हो गया, है ना, कोरियन फूड आ गया। यहाँ पे लिखा है कि फैमिली डाइनिंग है शिफ्टेड टुवर्ड्स वॉचिंग टीवी एंड चैटिंग ऑन कंप्यूटर्स ड्यूरिंग मील, फ़ोन का इस्तेमाल करना या वॉचिंग मूवीज वाइल ईटिंग योर फूड। इसी के साथ साथ जॉइंट फैमिली था, उसका ब्रेकडाउन हो गया, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल एस्पिरेशन है ना, इंडिविजुअल एस्पिरेशन है, और इंडिविजुअलिज्म की वैल्यू है जो कि है वेस्ट से इंडिया में परकुलेट हो रही है थ्रू क्या? सिनेमा, सिनेमा एंड ड्रामास। हम देखते हैं ना, जब हम कोई भी यूएसए की मूवी देखते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने परिवार को छोड़ के अकेले रह रहे हैं 18 की उम्र में। तो हम भी चाहते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में ना रहें। इंक्रीज डिवोर्स रेट्स हैं, है ना, ग्लोबलाइजेशन इज भी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद हायर डिवोर्स रेट्स इन इंडिया, एज एक्सपोजर टू न्यू आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ कैन चैलेंज ट्रेडिशनल मैरिटल नॉर्म्स। जैसे कि इंडिया के अंदर मैरिज की एक सेक्रामेंटल वैल्यू है, ठीक है, लेकिन वेस्ट में मैरिज क्या है? एक अग्रीमेंट है कि मैं आपके साथ रहने के लिए अग्री कर रही हूँ, और अगर अच्छा नहीं लगा तो दूसरे के पास चले जाऊँगा या चले जाऊँगी। जनरेशन गैप एंड कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि जो ओल्डर जनरेशन है उनको रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ओल्ड है। जो न्यूअर जनरेशन है वो ये कहती है कि हम, इफ़ यू वांट माय रिस्पेक्ट यू हैव टू अर्न इट, कि अगर आप कुछ डेंजरस हो, आपने लाइफ में कुछ दबंग वाला काम किया है, तो मैं आपको इज्जत दूंगा। इकोनॉमिक प्रेशर ऑन फैमिलीज़ हैं, क्यों? क्योंकि अब जैसे हम हैं भाई, हमको यूपीएससी करना है, हमारे को पैसा कौन देगा? हमारे पेरेंट्स देंगे, तो फैमिली पे प्रेशर तो आएगा ही। कि पहले चाइल्ड वॉज कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एंड नाउ देर आर कॉस्ट एसोसिएटेड विद rearing a child, because child are delaying marriage and they are basically aspiring for greater goals in their life, and that is why they are dependent upon the family for longer duration। और चिल्ड्रन पे इम्पैक्ट क्या होगा भाई? हम चिल्ड्रन जो है वो अपनी, मतलब जैसे बच्चे पेपा पिग देख के बड़े हो रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे वो जो पेपा पिग है वो बेसिकली वेस्टर्न आइडियोलॉजीज या वेस्टर्न कल्चर उससे इंस्पायर्ड है। हमने तो नहीं देखा पेपा पिग में किसी ने साड़ी या सूट सलवार पहना है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि कल्चरल आइडेंटिटी का लॉस होगा। बच्चे जो होंगे दे आर एक्सपोज टू फॉरेन इन्फ्लुएंसेस थ्रू मीडिया एंड एजुकेशन, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखो भाई, इम्पैक्ट कैसा हो सकता है? देखो, इम्पैक्ट तो दो ही तरीके का हो सकता है, कि जहाँ पे ये ट्रेडिशन के साथ क्या होगा? कन्फ्लिक्ट में होगा, ठीक है, या तो फिर ये इसके साथ हार्मनी में होगा, है ना। एक और इम्पैक्ट हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन ट्रेडिशन को रिफॉर्म कर दे। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पेरेंटिंग का एग्जाम्पल ले लो। पहले अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग थी, अब कैसी हो गई? डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग हो गई। कन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो हम कह लेंगे रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। और फिर उसके बाद हम कह देंगे कि टेकिंग प्राइड इन वंस ओन कल्चर, कि तुम मालवाड़ी हो तो एक टाइप का खाना खाते हो, है ना, आप कह रहे हो ये कौन खाता है इतना घी, ये वो फलाना ढिमकाना। तो कन्फ्लिक्ट हो सकती है। इसी के साथ साथ मान लो कि हमारे यहाँ पे पेट्रियार्कल वैल्यू है कि विमेन ज़्यादा पब्लिक स्फीयर में बोलेगी नहीं पति के सामने, लेकिन यहाँ पे बोलेगी। तो वैसे कभी कभी ये हारमनी में भी हो सकते हैं कि कुछ ऐसी हमारी वैल्यूज है, जैसे कि टॉलरेंस, हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू है टॉलरेंस एंड सर्वधर्म संभाव, इट इज़ इन हार्मनी विद ग्लोबलाइजेशन। तो वी हैव टू राइट लाइक दैट, है ना। अब ये जो भी यहाँ पे लिखा है, आप इसको
ऐसे करके समझ सकते हो। और कन्फ्लिक्ट में हमको लैंग्वेज भी दिखती है ना, कि लैंग्वेज जैसे यहाँ पे लिखा है कि लैंग्वेज शिफ्ट हो रही है, कि जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, राइज ऑफ इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रांका। लिंगुआ फ्रांका मतलब जो जनमानस की लैंग्वेज हो, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल, इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल नॉर्म्स, ठीक है। तो ये जो मैंने पर्सपेक्टिव दिया इसके बारे में भी सोचना और ये उनके बीच में जोड़ते चलना। ट्रेडिशनल नॉर्म्स में कैसे भाई, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप जैसे बाबा लोग भी कहते हैं, कोई भी शास्त्र जो है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में नहीं बात करता, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स ब्लेंडिंग ग्लोबल एंड लोकल कल्चरल एलिमेंट्स रिजल्टिंग इन अ न्यू सिंक्रेटिक फॉर्म दैट प्रिजर्व्स ट्रेडिशन व्हाइल एम्ब्रेसिंग मॉडर्निटी, ठीक है। इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे भाई, इसका मैं सिंपल एग्जांपल लूँ तो क्या हम नहीं देखते कि भाई तुम कुर्ता, लड़कियां पहनती हैं कुर्ता एंड जीन्स, है ना, ऐसे करके। तो ये क्या है भाई, दिस इज कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। हम खाते हैं मैक, आलू टिक्की तो आलू टिक्की क्या है, ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है और उसमें मैक लग गया तो उसमें कल्चरल मसाला लग गया, ऐसे करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हमको आर्ट्स एंड मीडिया में दिखता है कि जो इंडियन म्यूजिक है, इंडियन सिनेमा है, उसमें हम इंग्लिश रैप देखते हैं, है ना। डांस फॉर्म्स हैं जो कि वेस्टर्न स्टाइल्स को इंटीग्रेट करती हैं, बॉलीवुड इनकॉर्पोरेटिंग हिप हॉप, है ना, साल्सा एंड ग्लोबल म्यूजिक बीट्स। फिर इसी के साथ साथ हमको क्या दिखता है कि योगा, आयुर्वेदा एंड इंडियन फूड, डिशेज लाइक बटर चिकन, है ना, एंड योगा बिकमिंग अ इंटरनेशनल फिनोमिना। इसी के साथ साथ ट्रेडिशनल क्राफ्ट भी रिवाइव हो रहा है, फॉर एग्जांपल मधुबनी पेंटिंग, बनारसी सिल्क साड़ी या पश्मीना वीविंग, इनकी डिमांड बढ़ रही है। इसी के साथ साथ ग्रोथ ऑफ कल्चरल टूरिज्म, फॉरेन टूरिस्ट फ्लॉक वाराणसी, ऋषिकेश एंड खजुराहो फॉर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस। कि भाई हम भी बेसिकली हमारा कल्चर भी डोमिनेट कर रहा है और हमारा कल्चर डोमिनेट भी हो रहा है। जब हम डोमिनेट कर रहे हैं तो विदेशी हमारे जैसे होने चाह रहे हैं, जैसे बॉलीवुड मूवीज हो गई या फिर योगा हो गई, बनारसी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग, यहाँ पे आके वो योगा सीख रहे हैं, है ना। तो वैसे करके, और जब हम डोमिनेट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम उनकी जीन्स ले रहे हैं, हम उनके आलू टिक्की ले ले रहे हैं, हम उनसे लिव इन रिलेशनशिप सीख रहे हैं, है ना, वैसे करके। अब यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म आती है, जो यूथ है वो बेसिकली ब्लेंड कर रहा है इंडियन एंड वेस्टर्न वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल, जिससे कि एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक आ रही है, मतलब यूथ प्रोग्रेसिव हो रहा है ना, जो कि वेस्टर्न फैशन को भी ले रहा है और इसी के साथ साथ ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होली को भी वो सपोर्ट करता है, या फिर उस जैसे मतलब फॉर एग्जांपल वेस्टर्न गाने बज रहे हैं होली की सेलिब्रेशन में, तो ये हो गया कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। इसी के साथ साथ भाई ग्लोबल कनेक्टिविटी हो रही है, यूथ जो है उसको क्या मिल रही है, वो बाहर जाके एजुकेशन ले रहा है, स्किल सीख रहा है, और इसी के साथ साथ वो अपने क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, ग्लोबल एक्टिविज्म हो रही है, जैसे इंडियन यूथ टॉकिंग अबाउट गाज़ा, कि गाज़ा में ये सब हो रहा है, राइट। इसी के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन के ऑप्शंस तो मिल ही रहे हैं, इंडियन यूथ जो है उनको इकोनॉमिक सक्सेस मिल रही है, आप इसमें एग्जांपल दे देना, लाइक सूरज सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, है ना, ये सारे। इसी के साथ साथ क्योंकि यूथ वेस्टर्नाइज हो रहा है तो मॉडर्न यहाँ पे कह रहे हैं कि रिलीजन भी मॉडर्नाइज हो रही है ना। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि हम देखें तो राइज ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट्स हो रहा है ना। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ईशा योगा हो गया, है ना, आचार्य प्रशांत जी का हो गया, है ना, तो ये सारे के सारे ओशो का, है ना, तो ये सारे क्या है, राइज ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट्स हैं जो कि मिक्स है ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड मॉडर्न वैल्यूज। यूथ की एम्पावरमेंट में इसने हेल्प करा ही है, क्योंकि भाई ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना है तो आपके पास फ़ोन है ना, तो आप ज़्यादा अवेयर हो अपने राइट्स के बारे में, आप अवेयर हो आपके नेशन में क्या हो रहा है। चलिए, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है भाई, कि हमने हमारे मतलब जनरेशनल गैप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कि जैसा आप सोच रहे हो, जैसे जेनजी कहते हैं ना, जेनजी ज़्यादा सोच रहे हैं, वैसे बूढ़े नहीं सोच पा रहे, तो उनको लग रहा है ये जेनजी जो है ये गलत गलत उस पे जा चुके हैं। इसी के साथ साथ जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सेडेंटरी हो रहा है, कि मतलब इंडियन इंडियन सोसाइटी में हार्ड वर्क की वैल्यू थी, और अभी जो यूथ है इनके लिए स्मार्ट वर्क की वैल्यू है, इनको पता है कि पैसे कमाने हैं चाहे बैठ के कमाओ स्टॉक मार्केट पे, है ना। इसी के साथ साथ जो डिसएडवांटेज यूथ है उनकी मार्जिनलाइजेशन हो रही है, अर्बन माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ में ज़्यादा देखा जा रहा है, कि यूथ क्योंकि वो एस्पायर कर रहा है इसलिए वो बहुत लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रह रहा है। यूपीएससी वालों को देखो 31 साल तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि भाई कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर, उसकी एम्पावरमेंट होगी, उसको हेल्थ के बारे में पता चलेगा और उसकी पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी।
बहुत सिंपल सी बात है, विमेन की एम्पावरमेंट, विमेन की पार्टिसिपेशन, विमेन अपनी चॉइसेस खुद कर रही है और विमेन अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पा रही है या अवेयर है अपनी हेल्थ के बारे में। ठीक है? चलिए, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन क्या है भाई? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पूरी वर्ल्ड सोसाइटी पेट्रियार्कल है, तो इनइक्वालिटी जो है वो रीइंफोर्स हो रही है थ्रू मॉडर्न मीन्स। फॉर एग्जांपल यूएसए में आज तक अभी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं आई। ठीक है? तो पेट्रियार्की हमको दिखती है, वही लिखा है। वर्क लाइफ बैलेंस का इशू है, जो विमेन है ना, उसके ऊपर क्या है, जो विमेन है उसके ऊपर डुअल बर्डन आ चुका है। डुअल बर्डन, एक बर्डन है उसके ऊपर वर्क का और एक उसके ऊपर है चाइल्ड रेयरिंग का। ठीक है? और कहते हैं ट्रिपल बर्डन भी है, जिसमें कि एक आ जाएगा कि मतलब घर में जो मतलब काम करने होते हैं ना, हाउस होल्ड वर्क का, तो वो भी उसी को करना होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ भाई हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, कंज्यूमर कल्चर का इम्पैक्ट है। तो जो वुमेन है ना, सेक्सुअलाइज एडवर्टाइजमेंट है, तो वुमेन क्या हो गई है, वो एक कमोडिटी हो गई है। विमेन हैज़ बिकम अ कमोडिटी, जैसे कि हमको दिखता भी है हॉलीवुड मूवीज़ में और इंडियन एडवर्टाइजमेंट्स में। सोशल एक्सप्लॉयटेशन हो गई है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हैज़ फ्यूल्ड इश्यूज लाइक राइजिंग प्रोस्टिट्यूशन, अब्यूज, डाउरी रिलेटेड सुसाइड्स। और इसी में हम एग्जांपल लिख सकते हैं किसका, वी कैन राइट एग्जांपल अबाउट डीप फेक वीडियोस, है ना। डीप फेक वीडियोस के बारे में लिख सकते हैं, जो कि ऑनलाइन स्प्रेड हो रहे हैं और वो मतलब ट्रांसनेशनल डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं इंडियंस या फिर किसी भी लड़की के लिए। ठीक है? तो ये हैं, ये इनके बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एल्डरली। अब एल्डरली को क्या दिक्कत हो रही है, देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा एल्डरली के ऊपर। पहला तो भाई एल्डरली को हेल्थ, फिर इसी के साथ साथ ऑनलाइन उनको काम मिल जाएगा। ठीक है? तो हम कहेंगे कि एक ग्रे इकोनॉमी का राइज हो रहा है, ग्रे इकोनॉमी का राइज हो रहा है। इसी के साथ साथ और इम्पैक्ट क्या होगा पॉजिटिव ग्लोबलाइजेशन का, हम कहेंगे कि मतलब ऐसा लिखना चाहता हूँ कि बेसिकली एल्डरलीज जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने जो किन्स हैं उनके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना, व्हाट्सएप की तरह। समथिंग लाइक दैट आई वुड लाइक आई विल बी राइटिंग। एंड यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि उनको इन्फॉर्मेशन, उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है। ठीक है? पब्लिक सर्विस जो है वो ई गवर्नेंस का फ़ायदा उठा पा रहे हैं वो। तो देखो, हेल्थ केयर, सोशल कनेक्टेडनेस थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फैमिली, फिर उसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जिसको मैंने ग्रे इकोनॉमी लिखा है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ये रहा, एंड इसी के साथ साथ ई गवर्नेंस की फैसिलिटीज़। भाई अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा एल्डरली का, हम कहेंगे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ रिस्पेक्ट एल्डरलीज के जो होती थी वो जा रही है। और इसी के साथ साथ एल्डरली का हम क्या बोलेंगे कि एल्डरलीज जो हैं वो आइसोलेटेड है ना, आइसोलेटेड है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने इंडिविजुअलिज्म को फ्यूल किया है ना, इंडिविजुअलिज्म को फ्यूल किया है, तो इसीलिए एल्डरलीज आइसोलेटेड है, विच इज़ विजिबल फ्रॉम द न्यूक्लियर फैमिली। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि राइज ऑफ ओल्ड एज होम्स, है ना, जो कि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में भी आ गया है अब, है ना, जो कि वेस्टर्न फिनोमिना था अब इंडिया में आ गया ओल्ड एज होम्स का। इसी के साथ साथ एल्डरलीज पे और इम्पैक्ट क्या होगा, दे आर ससेप्टेबल टू और डिजिटल वायलेंस, है ना, डिजिटल फ्रॉड जिसको कह लो। चलिए, इतना हमने लिख लिया। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है, कि मतलब ये कह रहे हैं कि इनका जॉब लॉस हो जाता है। डिस्प्लेस्ड ओल्ड ओल्ड वर्कर्स स्ट्रगल टू फाइंड न्यू एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए हमने क्या लिखा है, इसके लिए हमने नहीं लिखा है। सोशल डिस्कनेक्शन है, ये तो है ही, क्योंकि ट्रेडिशनल फैमिली थी, अब उससे बेसिक मतलब ग्लोबलाइजेशन ने उसको डिसरप्ट कर दिया है, और उसकी वजह से मैंने आइसोलेशन लिखा है, इन्होंने लोनलीनेस लिखा है। कल्चरल इलोजन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा था ना रिस्पेक्ट वाला, कि अब ओल्डीज को रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे, हम उनको ओल्ड ही बुला रहे हैं। तो वो चीज़ कि वीक ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं जो कि एल्डरली के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी करते हैं, जैसे कि वेस्टर्नाइजेस डिमिनिशेस मीनिंगफुल लोकल रिचुअल्स। जैसे कि मतलब कहते हैं कि जो ओल्डर्स हैं उनका, दे आर हेड ऑफ द फैमिलीज, और उनका रिचुअल रोल है फैमिली में। अगर आप कभी भी हवन यज्ञ कराओगे, वो शुरू ही नहीं होगा जब तक आपके दादा दादी नहीं बैठते उसमें, है ना। तो अब वो जा रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। इसी के साथ साथ इनकी हेल्थ केयर के चैलेंजेस भी थे, मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि अकेले रहते हैं। ठीक है? और हाई ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस एंड असेंशियल केयर इज अनअफोर्डेबल बाय मेनी सीनियर्स। तो यहाँ पे लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन एल्डरली इज मिक्स्ड, है ना, हमेशा यही लिखना है।
कुछ भी हो यही लिखना है। ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन एक्स वाई जेड इज मिक्स्ड। इंडिया एज इंडियाज पॉपुलेशन एजेस इट बिकम्स क्रूशियल टू डेवलप गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स that cater to the needs of growing dependent population. This requires an integrated approach focused on social development, shift away from conventional welfare strategies towards comprehensive social quality framework. ये तो एल्डरलीज का था, बट कहीं पे भी लिखा होगा तो यही लिखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट मिक्स्ड है। वाइल इट ऑफर्स पॉजिटिव्स, ये उसके ए बी सी डी, देर आर नेगेटिव्स ए बी सी डी। द नीड ऑफ द आर इज टू ब्रिंग पॉलिसीज जो कि इन नेगेटिव्स को मिनिमाइज करे और पॉजिटिव्स को फैसिलिटेट करे। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी इज आर स्टेप इन राइट डायरेक्शन। कंक्लूड करके भाग के आ जाओ अपने घर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मैं कह रहा हूँ ना कि व्हेन वी विल डू आंसर राइटिंग वी विल डू आंसर राइटिंग लाइक क्रेजी, है ना। तो उसको भी हम करेंगे, कब करेंगे? आफ्टर वी फिनिश द रिटन। ये कंटेंट जब खत्म होगा तभी हो पाएगी ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि भाई ग्लोबलाइजेशन का क्या कोई इम्पैक्ट डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी पर भी होता है? पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। तो भाई अब यहाँ पे कह रहे तो मतलब बेसिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा भाई? जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके पास इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, नंबर वन। फिर उसके बाद इलाज आएगा तो उसको हेल्थ लिख लेते हैं। इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि पब्लिक एटीट्यूड शिफ्ट हुआ भाई। जैसे वो समय रैना का शो था, तो उसमें वो जो आए थे जो कि थोड़े से ब्लाइंड थे, है ना। तो वो अब वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर जोक मारा मुझे अच्छा लग रहा है ना। तो मैं उसको क्या कहूँगा? मैं उसको कहूँगा कि सेंसिटिविटी, कि मतलब पब्लिक सेंसिटिविटी भी बढ़ रही है। फिर इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने उनको एनेबल करा है टू अर्न अ मीनिंगफुल इनकम, ठीक है। तो पब्लिक सेंसिटिविटी भी बढ़ रही है, हेल्थ भी मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, और टेक्नोलॉजी ने उनको एनेबल किया है कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। इसी के साथ साथ हम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर राइट्स, है ना, वो वाला हम लिखेंगे। और हम क्या लिख सकते हैं? इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि इनके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, फॉर एग्जांपल ई लर्निंग फ्रॉम होम, है ना। तो ऐसे करके चलिए अब देखते हैं इसमें इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमने भी लिखा है। कल्चरल इन्फ्लुएंस में क्या लिख दिया इन लोगों ने, देखिए तो ज़रा। इन्होंने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट कल्चरल शिफ्ट दैट इम्पैक्ट परसेप्शन एंड एटीट्यूड। भाई हमने भी लिखा है सेंसिटिव sensitivity, increased awareness and inclusion efforts have emerged. International collaboration, globalization has facilitated international collaboration on disability rights policies, leading to development of inclusive frameworks such as United UN Convention Rights on Persons with Disability. ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट है तो इकोनॉमिक का भाई हमने भी लिखा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से इनको एक मीनिंगफुल इनकम मिलती है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सर्टेन सेक्टर्स, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, तो उसके लिए हमने इन्फॉर्मेशन ही लिख दिया था, ठीक। मतलब कॉमन ही है, मतलब एडवोकेसी तभी हो पाएगी ना जब, मतलब यहाँ पे लिख दिया कि एटीट्यूड चेंज होता है, यहाँ पे लिख दिया कि एडवोकेसी एंड अवेयरनेस है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल्स एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस को अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंसेस शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी है। इसके नेगेटिव क्या है भाई? डिजिटल डिवाइड है, टेक्नोलॉजीज माइट नॉट बी डिसेबल फ्रेंडली। आप कहोगे भाई टेक्नोलॉजी तो हाथ से चलती है, अरे कार भी तो टेक्नोलॉजी है ना। ट्रांसपोर्ट भाई, बसें हैं। मैं आई सॉ अ वीडियो रिसेंटली कि बस वाले ने, मतलब बेसिकली ही वॉज डिसेबल्ड। तो बस वाला 1 सेकेंड के लिए रुका, डिसेबल्ड ने चढ़ने की कोशिश करी, वो नहीं चढ़ पाया और फिर बस निकल गई, जबकि उस बस के अंदर रैंप भी थी जिससे कि डिसेबल चढ़ सकता था, है ना। तो वो चीज़ कि डिजिटल डिवाइड भी क्रिएट हुआ है। कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स, यहाँ पे क्या लिखा है? ग्लोबलाइजेशन समटाइम्स प्रमोट मेन स्ट्रीम कल्चर्स दैट मे ओवरलुक द नीड्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। भाई एग्जाम्पल देना यार। स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट इन मैनी सोसाइटीज लिमिटिंग फुल पार्टिसिपेशन, ठीक है। एग्जाम्पल से ही आप ऐसे ऐसे लिखो, है ना। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स इन लो इनकम रीजन फेस ग्रेटर बैरियर्स टू इंक्लूजन, ठीक है। तो मैं इसमें यही कहता कि ग्लोबलाइजेशन का डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी पे क्या हुआ, तो मैं कहता कि भाई टेक की एक्सेस जो है वो लो थी। पहली चीज़ तो यही हो गई। फिर इसी के साथ साथ मैं ये कहता कि जो इंडिविजुअल्स हैं, है ना, उनके पास टेक की एक्सेस नहीं है। और मैं ये कहता कि मतलब अपॉर्चुनिटी जो है ना, जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो बेसिकली अभी इन तक परकुलेट नहीं हो पाई है, एंड दैट इज़ वाई वी हैव डिसेबल्ड रिजर्वेशंस, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं। और हम ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो मेरिट को प्रमोट करती है ना। ग्लोबलाइजेशन मेरिट एंड एफिशिएंसी को प्रमोट करती है। तो इट माइट डिस्करेज
हायरिंग डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, है ना? तो इसीलिए मैं लिखता कि इसीलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टेक, ग्लोबलाइज्ड टेक विद ह्यूमन टच, और ये लिख के बंद कर देते कि चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, आई डोंट थिंक यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू, बट मतलब वही लिखेंगे ना कि मतलब क्या हुआ? हम भी जानते हैं कि भाई इनकी सोशल एक्सेप्टेंस हुई है, इनकी सेफ्टी इंश्योर हो गई। पहले मार-वार देते थे अगर ऐसे कोई बोलता था कि हम होमोसेक्सुअल हैं। इसी के साथ-साथ भाई इनकी इंक्लूसिविटी प्रमोट हो रही है, कम्युनिटी क्रिएट हो रही है। देख रहे हो, सोशल एक्सेप्टेंस, इंक्लूसिविटी, कम्युनिटी, ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता है इन्विजिलेटर को, इवैल्यूएटर को। फिर उसके बाद भाई ग्लोबल डेटिंग ऐप्स आई हैं, तो टिंडर जो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को कनेक्ट करता है ताकि वो अपने लिए पार्टनर्स ढूँढ सकें। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, बट वो तो हर किसी के लिए हुई हैं, ठीक है। ठीक, मतलब ऐसे कि इनको देते नहीं होंगे ना सोशल स्टिग्मा की वजह से, तो अब मिल जाती है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं बिकॉज़ अब एलजीबीटी कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स ऑनलाइन यूट्यूब पे रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोज़ बना के एक इन्फ्लुएंसर बने हैं, जो कि सोशल सोसाइटी को, बेसिकली सोशल नॉर्म्स को और वैल्यूज़ को चैलेंज और चेंज कर रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली थाईलैंड में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज़ कर दिया। With economic globalization in developing world, Western homogenic notions of lesbian, gay, bisexual, and transgender and others identity others मतलब plus identity has exported to traditional societies, thereby destroying indigenous sexual cultures and diversities. Destroying नहीं लिखेंगे भाई, ट्रांसफॉर्मिंग लिख देंगे, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है। आगे देखते हैं नेगेटिव्स क्या है भाई। इनकी ऑनलाइन हैरेसमेंट इंक्रीज हो गई, जैसे कह नहीं देते छक्का हिजड़ा ऑनलाइन कह देते हैं, है ना? वैसे करके मीठा, ये ऑनलाइन होने लग गया अब। फिर उसके बाद राइज ऑफ क्वियर होमलेसनेस, कि इनको घर ही नहीं मिल रहा। फिर लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन से, फॉर एग्जांपल राइट टू मैरिज इनके पास नहीं है इवन इन इंडिया। फिर इसके बाद हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज़ हैं, मतलब जो ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर है वो तो भूल ही जाओ, है ना? फिर इसके बाद लीगल इनइक्वालिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मेनी कंट्रीज स्टिल डिनाई एलजीबीटीक्यू प्लस इंडिविजुअल इक्वल इन मैरिजेस, अडॉप्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रीसेंट इश्यूज देख लेते हैं। ऑन अक्टूबर 17, 2023, 5 judge bench pronounced a verdict on petition seeking marriage equality of for LGBTQA+. The bench unanimously held that there was no fundamental right to marry in India and that the court could not recognize LGBTQA+ persons right to marriage under Special Marriage Act। ठीक है, समझ गए? भारत का ही है। 5 जज बेंच ने यूनानिमसली ये कहा है कि इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट टू मैरी नहीं है, तो इसीलिए कोर्ट जो है एलजीबीटीक्यू पर्सन्स को राइट टू मैरिज नहीं दे सकती अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। चलिए, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। फिर एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद ट्राइबल्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी ग्लोबलाइजेशन 4.0, जिसकी वेव अभी चल रही है। एक डी ग्लोबलाइजेशन का पुश भी आ रहा है, एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक। चलिए, ये बहुत अच्छा किया, मतलब मैं तो तारीफ़ करूँगा जिन्होंने ये पीडीएफ बनाई है, क्योंकि इन द एग्ज़ामिनेशन ना हम ऐसे मतलब ग्लोबलाइज़ेशन को जोड़ते नहीं हैं। हम बस ग्लोबलाइज़ेशन पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने हमको फ़ोर्सफुली पुश किया है कि हम ग्लोबलाइज़ेशन का इम्पैक्ट समाज के छोटे-छोटे अंगों पर देखें। एलजीबीटीक्यू पर क्या है, डिफरेंटली एबल्ड पर क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा एल्डरली पर क्या है, वुमन पर क्या है ना? तो दिस इज़ गुड, ऑन यूथ पर क्या है ना? तो वैसे करके, तो दिस इज़ गुड, मतलब दिस इज़ गुड पीडीएफ, ऐसी पीडीएफ होनी चाहिए। और एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो हम टॉपर कॉपी से ड्रॉ करते चलेंगे। हमारा एग्ज़ाम लगभग 1 साल के बाद है ना, मेंस का। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी क्या है? पॉजिटिव क्या है भाई? अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट मिलेगी, है ना? कॉस्ट कम होती है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन है। फिर इसी के साथ साथ भाई मेरी इनकम बढ़ी। फिर उसके बाद कह रहे हैं एफडीआई आई, जिससे कि देश की डेवलपमेंट होती है। इसी के साथ साथ एक स्टार्टअप कल्चर डेवलप हुआ जो कि वेस्ट से आया। इसी के साथ साथ ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस एंड वैरायटी भी आई। कंज्यूमर चॉइस भाई, मेरे पास वैरायटी है ना? रिसेंटली माई सिस्टर ऑर्डर्ड सम कोरियन फूड। मैंने बोला ये क्यों ऑर्डर किया? बोलती है कि मैंने ये ड्रामा में देखा था। मैं, बढ़िया है ना? इट वाज बेकार वैसे तो, है ना? तो वो चीज़ कि मतलब, तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी में यही देखना होता है ना कि इकोनॉमी में आप क्या देखोगे। जब मतलब इकोनॉमी की बात करोगे तो आप क्या देखोगे? आप जॉब की बात करोगे, है ना? आप बात करोगे इन्वेस्टमेंट की, आप बात करोगे एक्सपोर्ट की, है ना?
और आप किसकी बात करते हो? आप बात करते हो इकोनॉमी में जॉब, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, और क्या होता है इकोनॉमी में? बिज़नेस, है ना? तो ये सारी चीज़ें ही हैं, है ना? तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ते भी हैं, नए मार्केट मिलते हैं, इम्पोर्ट्स आते हैं तो उससे हमको वैरायटी ऑफ फूड मिलता है, बिजनेसेस में एफडीआई आती है, इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया के अंदर जिससे कि भारत का ही ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है, ऐसी सारी चीज़ें लिखी हैं। नेगेटिव क्या होगा भाई? एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक हो रहा है, सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है आउटसोर्सिंग एंड ऑटोमेशन लीड टू जॉब लॉस इन ट्रेडिशनल सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल। और इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ये भी होती है ना, अनसर्टेनिटी आती है। फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं कि व्हेन, है ना, व्हेन अमेरिका स्नीजेस इंडियन इकोनॉमी कैचेस कोल्ड, ऐसा कहा जाता है। तो इकोनॉमिक, तो वैसे करके हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की वजह से। ठीक है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं कंज्यूमरिज्म की वजह से, कल्चर का इरोजन हो रहा है क्योंकि डोमिनेंट इकोनॉमीज आर आल्सो बिकमिंग डोमिनेंट कल्चर। फॉर एग्जांपल यूएसए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है क्योंकि हम जो है बेसिकली डिपेंडेंसी बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर चीप, मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर फॉर सो मेनी प्रोडक्ट्स, है ना? तो वैसे करके कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आने लगती हैं। चलिए, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो भाई पॉजिटिव में आप क्या लिखोगे एग्रीकल्चर का? हम कहेंगे कि भाई वैरायटी आ गई, भाई ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं, इंडिया में ड्रैगन फ्रूट लग रहा है। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसका आप एग्जांपल ले लो, माइक्रो इरिगेशन, ये आपका एग्जांपल स्पेसिफिक हो गया। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर में और पॉजिटिव क्या होगा? हम कहेंगे कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से भाई एग्रीकल्चर के लिए मार्केट आ गया, इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आई थिंक ऐसा कुछ था। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या आ जाएगा? फिर इसके बाद हम ये कहेंगे कि फूड प्रोसेसिंग ग्लोबलाइजेशन की वजह से पुश मिला, जिसकी वजह से इंडिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कहेंगे कि इनकम बढ़ रही है ना भाई? मैं सिंपल बताता हूँ, तुम केला बेचो, मान लो फार्मर को मिल जाएंगे 3 रुपए किलो। फार्मर बोलता है भाई केले के चिप्स बनाते हैं, उसी केले को वो 30 में बेच सकता है ना? तो वैसे करके कि फूड प्रोसेसिंग ने फार्मर्स को हेल्प करा है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, भाई मैंने देखा नहीं है, देखते हैं इन लोगों ने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, एंड इंक्रीज शेयर इन ट्रेड, डब्ल्यूटीओ। इंडिया स्पाइस एक्सपोर्ट इज ग्रोइंग इन द ग्लोबल शेयर, बासमती राइस एक्सपोर्ट्स इंप्रूविंग जीडीपी, food processing industries employing rural workers, and modern units for fruits and vegetable processing. Indian mangoes are gaining popularity globally. अब इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव ये होगा कि स्मॉल, मतलब स्मॉल प्रोडक्शन फील्ड्स, एग्जाम्पल ओवर 60% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, कॉजिंग प्रेशर ऑन लैंड। इंटरनेशनल मार्केट प्राइस होते हैं जो कि वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए शुगर इंडस्ट्री फेसिंग प्राइस फ्लक्चुएशन। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, लो क्रॉप प्राइसेस। हम ये कह सकते हैं ना कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको बेसिकली क्या कहते हैं, क्योंकि जो डिमांड है ना, जो डिमांड है ना, क्योंकि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डिस्प्लेस हो रहा है क्योंकि डिमांड ही ऐसी है, क्योंकि हमारा जो फोर्क है, मतलब जो हमारा फूड प्रेफरेंसेस है वो ऑल्टर हो रही हैं, है ना? तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है एक स्टेट ऑफ फ्लक्स में भी जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू होता है, क्योंकि जैसे कि पेटेंटेड जीएम सीड्स होती हैं जो कि मार्जिनल फार्मर्स को मतलब जीएम सीड्स ऐसी होंगी कि इसके अंदर जैसे सीड होगी, है ना? मान लो कि ये सीड है एप्पल की, कि मतलब ये वाला एप्पल एकदम लालम लाल होगा, इस पे पेस्ट अटैक नहीं होगा, ये इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज से रेसिलिएंट है। लेकिन भाई इस एप्पल के अंदर बीज नहीं होंगे, तो क्योंकि अब इस एप्पल इसको ना इन लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, तो क्योंकि इसके अंदर बीज नहीं है तो फार्मर को फिर से जाके कंपनी से ये फिर से ये एप्पल के बीज खरीदने पड़ेंगे। जबकि आप देखोगे कि कोई भी क्रॉप देखो, जैसे वीट उगाओगे तो वीट का कुछ दाने हैं उनको रख लो, अगले साल वही वीट उग जाएगी। राइस में भी सेम है, मैंगो के अंदर भी गुठली होती है, एप्पल के अंदर बीज होते हैं, है ना? ऐसे करके। तो अगर आप ऐसे बनाना भी हो गया, तो बनाना का क्या है, काटो और उसको दूसरी ज़मीन में दूसरी जगह लगा दो, वहाँ से फिर ग्रो हो जाता है बनाना, है ना?
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और बनाना के बीज भी होते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि ऐसी जीएम टेक्नोलॉजीज फार्मर के ऊपर स्ट्रेस डाल रही हैं और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही हैं। फिर उसके बाद कैश क्रॉप की वल्नरेबिलिटी तो है ही भाई। फार्मर्स मूविंग फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू टोबैको कल्टीवेशन, ये भी एक एग्जांपल है कि अब फार्मर्स जो है वो कैश क्रॉप की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमरिस्ट हो चुकी हैं, जिससे कि मतलब फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब बात आती है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ट्राइबल्स पे क्या हुआ, देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई पॉजिटिव तो वही होगा कि इनको इकोनॉमिक इनकम जनरेशन के ऑप्शन मिले, हेल्थ केयर अच्छा हुआ, ट्राइबल्स के पास टेक्नोलॉजी जा रही है, और टेक्नोलॉजी से ये क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल भाई, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे दिखाते हैं ट्राइबल्स को, ट्राइबल के जो डांस हैं, उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हो और यूट्यूब पे डाल सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ ये इंटरनेशनल एडवोकेसी ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल सपोर्ट फॉर लैंड राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ट्राइबल एरियाज, ठीक है। डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स हेल्प इंडिया इंडिया compete ग्लोबली। भाई ये ट्राइबल से कैसे जोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो देना चाहिए भाई, इतना सारा डेटा दोगे, कुछ ना कुछ तो गलत लिखोगे। ह्यूमन एरर। तो रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ग्लोबलाइजेशन में, क्यों? क्योंकि कंज्यूमरिज्म बढ़ रही है, तो ट्राइबल बेल्ट में माइनिंग हो रही है, इन्वायरमेंटल वो तो है ही। इसी के साथ साथ भाई, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी है, तो ट्राइबल्स की मार्जिनलाइजेशन हो रही है, क्योंकि ये जो ग्लोबलाइजेशन वैल्यूज़ है उनके थोड़े से उलट चलते हैं। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन डजंट ऑलवेज ट्रांसलेट इनटू लोकल जॉब्स। तो जो पहले ट्राइबल्स को हमने क्या किया, पहले ट्राइबल्स को हमने डिस्प्लेस कर दिया, और फिर उसके बाद उनको ये भी नहीं कि वो इंडस्ट्री जो वहाँ पे लग रही है, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, तो उनके पास अब नौकरी भी नहीं है, तो उससे जंगल भी छीन लिया जहाँ से वो खाते पीते थे, और फॉर्डर वॉर्डर इकट मतलब फॉर्डर वॉर्डर उनके गाय भैंस के लिए वो सब था, तो वो हमने छीन लिया, और उनके पास स्किल नहीं है, तो इसलिए वो अनएम्प्लॉयड लेबरर्स हो गए। इसी के साथ-साथ ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से हमने ये देखा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंट्रीज़ लाइक चाइना, और उसकी वजह से क्या हुआ कि माओइस्ट आइडियोलॉजी फैली, और जो ट्राइबल्स थे वो क्या हो गए, रेडिकलाइज़ हो गए। तो वहाँ पे सब नेशनल मूवमेंट चलती है, ठीक है? इसी के साथ-साथ यहाँ पे कह रहे हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट एंड इनइक्वालिटीज़ आई हैं। जैसे कि मार्केट है और ट्राइबल रिसोर्स है। तो अब क्या होता है कि जैसे अब इसमें नियामगिरी का एग्ज़ाम्पल देना, नियामगिरी हिल्स का। तो नियामगिरी में ना बेसिकली मिनरल्स पाए जाते हैं उस हिल में। तो उस हिल को काटना था ताकि उसमें से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। ट्राइबल कहते हैं कि ये हमारे नियाम राज का, जो उनके भगवान हैं, उनकी हिल है, इनको काटने नहीं देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ट्राइबल कल्चर को आप आगे रखोगे, या मान लो उसके अंदर कोई क्रिटिकल मिनरल है, आप वो निकालने का क्या करोगे, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर वेदांता ग्रुप था वो पीछे हट गया, है ना। तो वैसे करके कि, लेकिन ये हमेशा थोड़ी ना होगा। आज मतलब टुडे, आज के न्यूज़पेपर में आया है कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में मतलब जो माइनिंग हो रही थी उसके खिलाफ, है ना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही थी, और वो वायलेंट हो गई, ठीक है। चलिए, और फिर इसके बाद ये जो ट्राइबल्स हैं ये कैश क्रॉप को लगाते हैं, है ना, तो इसका भी इम्पैक्ट है। तो फार्मर्स मूविंग, और आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली ट्राइबल जो डाइट थी, है ना, वो उसकी ग्लोबल डिमांड हो रही है। आप इसमें एग्जांपल देना, जैक फ्रूट, और इसके बाद गिलोय, गिलोय की पिल्स कहते हैं, है ना, गिलोय। तो ये तो भाई फार्मर की डाइट का पार्ट, सॉरी ट्राइबल की डाइट का पार्ट था, अब हम उनसे वो भी छीन लेंगे, है ना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इज ड्रिवन बाय डिमांड एंड धन, पैसा। Globalization is an age old phenomena that has been taking place for centuries now. We can experience it so profoundly these days because of its increased pace. As with other things, there have been both positive and negative impacts. Given its enormous potential for economic gains, it would be waste to categorically repudiate the phenomena of globalization. Instead, there is a need for better understanding of globalization's effort and interplay of its economics with other issues। खत्म, है ना। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि भाई कल्चरल रिवाइवल हो रहा है, कि जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यू आर अ सेक्युलर पर्सन, तुम ज़्यादा मतलब धर्म वरम नहीं करते, तुम नॉर्मल रहते हो। लेकिन मान लो ऐसा होता है कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती कहूँ, ठीक है, मैं तुम्हें मेरा मान लो कि मैंने एक धर्म बनाया जिसका नाम मैं रखूँगा कोका बूरा,
ठीक है? और मैं हर किसी को कहूँ कि कोकाबूरा बेस्ट है, ये धर्म बेकार, ये धर्म बेकार, ये धर्म बेकार, मेरा धर्म कोकाबूरा बेस्ट है। तो सारे के सारे कोकाबूरियन बन जाओ, ठीक है? अब क्या होगा? तुम कह दोगे नहीं मैं ठीक हूँ, जैसा मेरा चल रहा है चलने दो। लेकिन वहीं पे मान लो कोई बंदा है जो कि नॉर्मली अच्छा है बट बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है ना? रिलीजियस होना और डिस्क्रिमिनेटरी होना दोनों अलग-अलग बात है ना? तो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है। मैंने उसको ज़बरदस्ती कोकाबूरा में ऐड कर लिया। तो अब ये रिलीजियस आदमी क्या करेगा? ये रिलीजियस आदमी विद्रोह करेगा कि भाई तू मुझसे मैं इतने सालों से शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, तू मुझसे शिव जी कैसे छीन सकता है ना? तो क्या होगा? फिर ये सबको गैदर करेगा कि देखो भाई हमारा धर्म खतरे में है, हमको एक साथ होना पड़ेगा। इसी को कहते हैं इसको क्या कहते हैं? रिलीजियस रिवाइवलिज़्म, ठीक है? तो रिलीजियस रिवाइवलिज़्म जनरली एक रिएक्शन के थ्रू आता है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि उनका धर्म खतरे में है। तो वैसे ही जब कल्चर खतरे में आएगा क्योंकि भाई वेस्टर्न कल्चर तो खा ही रहा है इंडियन कल्चर को भाई। मैं अभी भी मैंने आज तक मतलब अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो जो इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेस है, जीवन में आज तक नहीं पहना, है ना? तो वो चीज़ कि तो अब क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे कि कल्चर को रिवाइव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहेंगे हम एलोपैथी नहीं खाएँगे, एलोपैथी की दवाइयाँ खाने से ये दिक्कतें, बीमारियाँ और बढ़ती हैं। हम एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेंगे और हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ही खाएँगे। आयुर्वेदा ओनली, होम्योपैथी ओनली। इसी के साथ-साथ भाई योगा का रिवाइवल होगा कि हम जिम क्यों जाएँगे? हम योगा करेंगे। इसी के साथ-साथ रिलीजियस रिवाइवलिज़्म अभी हमने देखा कैसे होता है एंड इंक्रीज़ डिमांड फॉर लोकल। जैसे हमारा था ना आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, ये सब वही है कि हमारा कल्चरल रिवाइवलिज़्म। और ये क्यों हुआ वोकल फॉर लोकल? भाई वो जब इन लोगों ने गलवान में नाटक किया चाइना ने, है ना? पीछे से झोरी झुक के मारा और फिर उसके बाद हमने भी तोड़ा इनको, है ना? जैसे मतलब हमारे 20 सोल्जर शहीद हुए थे एंड मैंने जितना मतलब अपने जितने मतलब मैंने जितने लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि हमने उनके 50 40 से 50 मारे। इवन इन ऑपरेशन सिंदूर हमने उनके एटलीस्ट मतलब बढ़िया डैमेज करा है उनको, है ना? उसकी तो लिस्ट भी लीक हो गई थी पाकिस्तान के द्वारा। वापस आते हैं, तो जब गलवान का क्राइसिस हुआ और हमने कहा भाई हम चाइनीज़ मान नहीं ले रहे, चाहे इंडियन वाला 50 का हो और मतलब इंडियन वाला 50 का हो और ये 10 का हो हम ये ले लेंगे, है ना? तो वोकल फॉर लोकल की डिमांड आती है, तो क्या हुआ हमारा कल्चरल रिवाइवलिज़्म हो रहा है क्योंकि ग्लोबलिज़्म में दिक्कत हो रही है कि भाई कल अगर चाइना सामान बंद कर दे दिक्कत हो जाएगी, तो इससे बढ़िया ये है कि हम अपना लें। यूएसए को देखो वो डोनाल्ड ट्रम्प है ना? वो भी क्या कर रहा है? वो भी तो यही कर रहा है ना? वो कहता है कि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम कहते हैं बढ़िया है। हम क्या करेंगे? हम मिगा कर लेंगे फिर मेक इंडिया ग्रेट अगेन, है ना? तो वैसे करके कि हम क्या कर रहे हैं? अपने ही अंदर इम्पोर्ट का एक सब्स्टिट्यूशन ढूँढ रहे हैं और वो हमें मिल भी रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हुआ, तो अटारी करके एक है ना, अटारी या ऐसे कुछ एक एक आया था, है ना? ज़ोहो का एक ज़ोहो प्रेज़ेंटेशन करके आती थी, तो लोग कह रहे थे अब हम पीपीटी माइक्रोसॉफ्ट की इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ज़ोहो प्रेज़ेंटेशन इस्तेमाल करेंगे, हम व्हाट्सऐप नहीं हम अतारी करके है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे करके यही होता है, इसी को कहते हैं कल्चरल रिवाइवलिज़्म, वोकल फॉर लोकल। तो यहाँ पे लिखा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर इज़ ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ग्लोबल चीज़ों को मैंने लिया और उसको लोकलाइज़ चीज़ों के साथ जोड़ा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि मूवीज़ हो गई, है ना? मतलब वैसे मतलब हम पहले भी बात कर ही रहे थे, मैं आलू टिक्की, तो ग्लोबल एंड आलू टिक्की लोकल। ठीक है? इसी के साथ-साथ मान लो एक मूवी है द लायन किंग, ग्लोबल है, यूएसए से आई है और पूरे वर्ल्ड में चल रही है, लेकिन हम देखेंगे इसको हिंदी में, तो ये क्या हो गई लोकल लोकल टच आ गया। हम हम जीन्स पहन लेंगे, लेकिन कुर्ते के साथ पहनेंगे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ग्लोबल, ये हो गया लोकल। इसी के साथ-साथ अमेज़न और याहू हो, है ना? तो अमेज़न डॉट इन है, अमेज़न डॉट कॉम ग्लोबल है, अमेज़न डॉट इन इंडिया, है ना? तो ये कैसा होगा? इसमें सब कुछ मतलब ऐसे इंडिया का फ्लैग लगा होगा, इंडियन वैल्यूज़ को ये बताएगा, है ना? अपने अपने दादा को ये गिफ्ट, तो ऐसी बातें होंगी। फिर इसके बाद भाई ग्लोबल क्विज़ीन है, तो उसमें हमने देखा भाई कि नूडल पास्ता तो हम खा रहे हैं, है ना? नूडल पास्ता तो हम खा रहे हैं, बट उसके अंदर देसी मसाला तो डालते ही हैं, है ना? मैगी मसाला है मैजिक भाई, मैगी तो फ़ॉरेन की कंट्री थी, लेकिन उसको इंडिया में चलना है तो मसाला मैजिक डालना पड़ेगा।
जैसे भाई यहाँ पे लिखा है ग्लोबलाइज्ड साड़ी ड्रेपिंग, मुझे नहीं पता भाई। इनोवेटिव एंड डाइवर्स वे ऑफ वेयरिंग साड़ी, अच्छा, तो साड़ी पहनने के अलग अलग तरीके आ गए, पता नहीं क्या थे, यूट्यूब पे देख लेना। यहाँ पे लिखा है इंडियन कल्चर इज रेसिलिएंट एंड अडेप्टेबल, कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, विल वाइल प्रिजर्विंग इट्स कोर वैल्यूज। यहाँ पे लिखा है द कंट्रीज डाइवर्स एंड कल्चरल हेरिटेज शो केसेज द डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन ऑफ ईच स्टेट, इट इज क्रूशियल टू अप्रोच ग्लोबलाइजेशन विद कॉशन, इंश्योरिंग प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज प्राइड एंड कल्चरल प्रेस्टीज। है ना, यही लिखेंगे कि इट इज क्रूशियल टू अप्रोच ग्लोबलाइजेशन विद कॉशन, है ना, इन इन बिकमिंग अ ग्लोबलाइज्ड पावर वी मस्ट नॉट फॉरगेट आर इंडियन वैल्यूज, ऐसे करके लिख देना, है ना, इंडियन वैल्यूज। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन 4.0 हो रही है, ऊपर हमने देखा था एक्टिव रिकॉल का समय, ग्लोबलाइजेशन 1 मर्केंटाइलिज्म, ग्लोबलाइजेशन 2 इंटरनेशनल बॉडीज, ग्लोबलाइजेशन 3 ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबलाइजेशन 4 बाय सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चैलेंजेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन 4 को। तो क्या है भाई, हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं प्रोटेक्शनिज्म, कि मतलब हम बेसिकली हमारे जो लोकल लोकल जो बिजनेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। पहले ऑफ शोरिंग होता था कि जो बिजनेस है वो, जैसे मतलब ये मान लो कंट्री वन है, तो ऑफ शोर मतलब कंट्री टू में उस बिजनेस को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हो रहा है ऑन शोरिंग, कि अगर मुझे कोई काम करना है तो पहले मैं उसको इंडियन या फिर अमेरिकन उसको करे, कोई इंडियन ना करे, ऑन शोरिंग हो रहा है। इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स के को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। जैसे चाइना कहता है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होंगे, उनकी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट को हम चाइना कंट्रोल करेगा। और दिक्कत ये है कि भाई 80% इन्हीं के पास है, तो पूरा दुनिया को ये झुका के रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे लिखा है। तो अब यहाँ पे लिखा है ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट होती है, आप लिख सकते हो इंडिया एंड यूएसए की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, है ना, वो भी आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे भाई ह्यूमन रिसोर्स है, तो कंट्रीज लाइक इंडिया इफ दे डू नॉट स्टॉप, है ना, जैसे इसको बेसिकली ये कह रहे हैं इफ दे डू नॉट स्टेप अप टू मीट द स्किल रिक्वायरमेंट फॉर 4.0 एंड इट मे लीड टू डेमोग्राफिक डिजास्टर। ह्यूमन रिसोर्स में कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रही है, ब्रेन ड्रेन, कि मतलब इंडिया का सारा ब्रेन जो टैलेंट है वो ड्रेन हो रहा है। तो लोग कहते हैं हमको बनानी पड़ेगी ब्रेन ट्रेन, कि हम ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएं कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर आए और सारे के सारे वापस आएँ। तो ऐसे लिखना फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन ट्रेन। चलिए, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन भी है ही, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे मतलब अब इसमें मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ विल will be uncertain and may not have skills needed for the job of the future if countries and communities are not fully prepared for globalization 4.0, problems may exacerbate। for example भाई AI हो गया, है ना, AI हो गया, can you imagine a country like Bangladesh to compete in AI race? नहीं, but India is competing। कह रहे हैं कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड लीडर इन AI। नंबर वन पे यूएसए है, फिर चाइना है, और नंबर थ्री पे कौन है, इंडिया। ठीक है, तो वैसे करके आप कह सकते हो। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन 4.0 में इनकम इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो लोग जो कि क्वाटरनरी और थर्सरी सेक्टर में, यहाँ पे क्या लिखा है, यही तो लिखा है कि इट इज़ ड्रिवन बाय सर्विस सेक्टर, तो जो लोग इसमें बहुत पैसा छापेंगे, आईटी प्रोफेशनल, और जो इंडस्ट्री में भाई वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गरीब रहेंगे। तो इसलिए ये कहते हैं कि के शेप में जाएगी, कि जो ऊपर जा रहे हैं आईटी वाले बिजनेसेस उनमें बहुत पैसा होगा, और बाकी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अभी हमने देखा भाई माइक्रोसॉफ्ट का फेलियर होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेल होता है, और उसकी वजह से हुआ क्या, इंडिगो एंड एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हो गई, क्योंकि जो बोर्डिंग होती थी, बोर्डिंग सिस्टम जो भी था एयर एयर जहाज़ों का, वो सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे था। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं भाई, ग्लोबलाइजेशन 4.0 को अकोमोडेट करने के लिए एआई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जीपीयू की शॉर्टेज है। जीपीयू क्या होता है, ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट, और इसी के ऊपर एआई चलता है। और जीपीयू को डोमिनेट कौन करता है, एनवीडिया। और एनवीडिया कहाँ का है, एनवीडिया है यूएसए का। तो हमको यूएसए के साथ कॉर्डियल रिलेशन रखनी पड़ेगी, लेकिन यूएसए हमारे साथ क्या कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए, वे फॉरवर्ड क्या है भाई, लोकल फॉर वोकल, रीजनल इकोनॉमीज, मतलब रीजनल एंड लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट करो, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस को चेस करो, और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखो। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव्स यही हैं कि भाई
एक जगह पे नाटक होगा, पूरी दुनिया में फैलेगा, नंबर वन। नंबर टू, जो कंट्रीज इकोनॉमिकली पावरफुल हैं वही कल्चरली भी पावरफुल हो रही हैं और वो डोमिनेट करती हैं, इंटरफेयर करती हैं। भाई अमेरिका ने नाइजीरिया में आज बॉम्ब करा है, आज टुडे अमेरिका बॉम्ब नाइजीरिया, है ना? अब तुम्हें लगता है नाइजीरिया के पास इतनी शक्ति है? नहीं है, क्योंकि अमेरिका इज़ अ इकोनॉमिक पावर। और वो नाइजीरिया में क्यों ब्रो बॉम्ब कर रहा है? क्योंकि उसको अपने ग्लोबलाइज्ड एजेंडाज को फॉरवर्ड करना है। ऐसे करके जोड़ जोड़ के लिखना एग्जाम में, टीचर भी पगला जाएगा कि ये कौन है। डी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो अब क्या होगा? जब ग्लोबलाइजेशन से इतने नाटक हो रहे हैं, अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, तो लोग डी ग्लोबलाइजेशन करेंगे। तो उससे बेसिकली क्या होगा, जो हमने बात करी थी कि कोविड-19 में हमने देखा सप्लाई चेन कितनी वल्नरेबल है, तो लोग कह रहे हैं कि अब हम सब कुछ अपने घर में ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है? जो लोगों का फ्लो था, है ना? वो भी स्लो हो गया। कैपिटल जो था, अब बेसिकली जब इवेंट्स लाइक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, तो कैपिटल इंडिया में एफडीआई आएगी। सारी एफडीआई कहाँ जाएगी? अमेरिका में जाएगी। फिर ट्रेड इंडिकेटर्स हैं, तो ग्लोबल डिमांड वीक हो गई है, इम्पोर्ट बैरियर्स आ चुके हैं, इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन ट्रेड। इसीलिए इंडिया क्या कर रहा है? टेपा अग्रीमेंट करता है। इंडिया टेपा अग्रीमेंट करता है ईएफटीए कंट्रीज़ के साथ। इंडिया ने न्यूज़ीलैंड के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लिया। इसी के साथ-साथ इंडिया जो है अमेरिका के यूके के साथ उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। इंडिया और अमेरिका का ट्रेड एग्रीमेंट भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबली प्रोटेक्शनिज़्म बढ़ रही है और इंडिया बेसिकली इसलिए ऐसी-ऐसी चीज़ों को डील को जीतने की कोशिश कर रहा है, इससे इंडिया को इसका इम्पैक्ट कम पड़े। और ये कह रहे हैं कि इसका न्यू ट्रेंड का रीज़न क्या है? तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चुका है ना? इसी के साथ-साथ इनइक्वालिटी है एंड जॉब लॉस है। और यहाँ पे वीज़ा रेज़ीम स्ट्रिक्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि माइग्रेंट्स जो माइग्रेंट्स हैं उनको एक थ्रेट की तरह देखा जा रहा है। जैसे इंडियंस पे अटैक होता है रेशियली और ट्विटर पे भी। राइज ऑफ टेररिज्म भी है, तो ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक आईसिस हैं, इनकी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ गए हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक बेसिकली पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इकोनॉमिक थ्रेट, तो इसलिए एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट भी है कि हर इमिग्रेंट अगर हमारे देश में आता है तो वो हमारे कल्चर को खा जाएगा या तो हमको बम से उड़ा देगा। है ना? जैसे वो तुमने मीम भी देखी होगी, वो ऐसे कहते हैं चिड़िया उड़ उड़, गाय उड़ गुड़। बच्चे खेल रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं स्कूल उड़, तो एक लड़का उड़ा देता है। तो वो कहता है अरे स्कूल थोड़ी उड़ता है, तो फिर वो ऐसे बैग फेंकता है कि बैग में बम है, अरे जनाब उड़ता है है ना? ऐसे करके। तो ये क्या है भाई? ये वही है ना टेररिज्म। क्यों हुआ ये सब? इतने सारे मीम्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि भाई पहलगाम का अटैक हुआ, है ना? पहलगाम का टेरर अटैक हुआ। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबल इम्पैक्ट ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया क्या है भाई? फार्मर फार्मर एंड एग्रीकल्चर के ऊपर होगा कि बेसिकली जो इंडियन फार्मर्स आर एक्सपीरियंसिंग रिड्यूस डिमांड फॉर देयर प्रोड्यूस इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि मतलब चलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ग्लोब ग्लोब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस समय तो पक्का है ना? आप देखो अमेरिका रशिया की रिलेशन कैसी है? अच्छी नहीं है। यूक्रेन वॉर हो रही है, इसराइल ने ईरान को बम मार दिया, पाकिस्तान इंडिया में आया, फिर इंडिया पाकिस्तान में गया, है ना? और अब क्या कहते हैं आगे अमेरिका कह रहा है कि बाय 2030 वी एक्सपेक्ट अ स्मॉल स्केल वॉर अगेन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इकोनॉमिक सेटबैक्स भी हैं डी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, है ना? क्योंकि अब क्या हो रहा है बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड कम हो गई, तो इंडियन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स जो हैं वो मतलब बेसिकली क्या कहते हैं यहाँ पे लिखा है कि डिक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्टिंग इंडियन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स थ्रू इंक्रीज्ड प्राइसेस। कि जैसे पहले कोई सामान बाहर से आ जाता था तो वो सस्ता मिलता था, जैसे चाइना का माल आ जाता था, चाइना का माल सस्ता होता था। अब आपके पास चाइना के माल की ऑप्शन नहीं है, तो आप महंगे इंडियन चीज़ों को खरीद रहे हो क्योंकि उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होंगे भाई? डी ग्लोबलाइजेशन होगी तो उससे क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा और इसी के साथ साथ जो ह्यूमन कम्युनिटी होती है या ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, है ना? जो जिनको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं वो नीचे जाएंगी। फिर उसके बाद इंटरनेशनल एडवोकेसी फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेंस होगी, वायलेशन वो भी कम होती जाएगी क्योंकि इंडिविजुअल जो हैं वो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स का राइज होगा और मतलब नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स का राइज होगा जो कि फ्यूचर वॉर्स को फ्यूल करेगा। और डी ग्लोबलाइजेशन जो है ये ऑल्सो डायलॉग को भी नीचे करती है। क्रिप्टो करेंसी, ये एक डिजिटल करेंसी होती है जो कि इट्स सिक्योर्ड बाय क्रिप्टो करेंसी और ये ऑनलाइन होती है। अब क्रिप्टो करेंसी का चैलेंज क्या है भाई? इसका चैलेंज ये है कि ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो आज भी ऐसा है कि अगर कोई टेरर हमला होता है तो उसको क्रिप्टो में पे कर दो। ठीक है, क्रिप्टो में पे कर दो, मान लो इंडिया में आपने उसको क्रिप्टो में पे कर दिया, सरकार को पता ही नहीं चलेगा, सरकार विल नेवर गेट टू नो। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी को इसलिए इंडिया ने बैन कर दिया था। फिर उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी वाले प्लेटफॉर्म थे ये गए, बोले ये तो हमारा
राइट टू जो हमारा प्रिफर्ड वर्क होता है ना, आर्टिकल 19 में लिखा है कि राइट टू ऑक्यूपेशन, ये हमारा सरकार ने छीन लिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकते, क्रिप्टो को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए अब सरकार क्या करती है, ये कहती है क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो मैंडेटरी आधार कार्ड देना पड़ेगा या मैंडेटरी पैन कार्ड देना पड़ेगा। और क्रिप्टो एसेट्स पे सरकार 30% का वो लगाती है, बड़ा चंक ऑफ, क्या कहते हैं, मान लीजिए आपकी क्रिप्टो से कमाई हुई 100 रुपए की, 30 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे, ताकि आप, सरकार आपको डिस्करेज करना चाहती है कि आप क्रिप्टो ना लो। चलिए आगे चलते हैं। मतलब गवर्नमेंट का भी स्टैंड ठीक है भाई, क्योंकि उससे टेररिज्म ये सब होता है और हम नहीं चाहते कि भाई, और ऐसे होता है ना कि क्रिप्टो में अगर ट्रेडिंग होगी तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रिप्टो तो डिसेंट्रलाइज्ड है, इट इज़ नॉट अ फिएट करेंसी, है ना। मैंने मान लो, मैंने खरीदा PS4, सरकार को उसका जीएसटी जाता है, क्यों? क्योंकि रुपीज़ में पेमेंट हो रही है, क्रिप्टो में पेमेंट होगी सरकार को पता ही नहीं चलेगा। चलिए आगे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इज एलुसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। अभी ऊपर देख कर आए, है ना, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट इफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, एंड हैज़ इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी। हम लोगों ने उसमें सरकार का स्टांस बताया, हम लोगों ने उसमें ये भी देखा कि कैसे टैक्स का चोरी होती है ना, और उससे टेररिज्म भी देखा। आर वी लूजिंग लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी, अभी ऊपर देख कर आए। ट्राइबल आइडेंटिटी देखा, फिर उसके बाद हमने मल्टी कल्चरलिज्म देखा, फिर उसके बाद कल्चरल होमोजेनाइजेशन की बात करी। ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेट टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन, जो हमने ऊपर देखा, बट ड्यू टू दिस कल्चरल स्पेसिफिसिटी अपीयर्स टू बी स्ट्रेंथन इन इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन से सारे कल्चर्स का एक होमोजेनाइजेशन होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब जीन्स पैंट पहनते हैं, ये होमोजेनाइजेशन हो गई। और कल्चरल स्पेसिफिसिटी क्या है कि भाई हम सब एक जैसे हो रहे हैं। तो सिख कहेगा भाई अब मैं बाल नहीं काट रहा, अब मैं टर्बन पहनूंगा। हिंदू कहेगा भाई मैं जाऊंगा कहीं पे तिलक लगा के जाऊंगा। मुस्लिम कहेगा कि मैं टोपी लगा के रखूंगा इसके साथ। तो इसको कहते हैं कल्चरल स्पेसिफिसिटी, कि हमारा मन कर रहा है कि हम बेसिकली कल्चर का रिवाइवल कर रही है ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें ना एक मैं एक पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा। ग्लोबलाइजेशन हर किसी को एक ही जैसा बना दे रही है, ठीक है। हम पहले अलग अलग थे, हम सब अब एक जैसे होते जा रहे हैं। हमारे घर में एक ही टाइप का खाना बन रहा है, हमारे घर में एक ही टाइप का डेलिकेसी है, चाय हर किसी के घर में बनती है, कॉफ़ी हर किसी के, दाल चावल रोटी हर किसी के घर में बन रही है ना, व्हीट बेस्ड राइट बेस्ड, है ना, सब कुछ यही तो बन रहा है। और अगर हमको कुछ बाहर का खाना है तो सारे मैकडोनल्ड पिज्ज़ा बर्गर मोमो यही खा रहे हैं। तो अब क्या हो गई, होमोजेनाइजेशन हो गई। कहते हैं कि व्हेन यू आर होमोजेनाइज्ड, यू you basically lose your unique identity, and this loss of unique identity creates a void which is filled by anxiety, and to curb this anxiety society goes for revivalism. सडनली आप देखोगे बहुत सारे लड़कों ने कंठी माला पहन ली है। जो सिख लड़के हैं वो भी धार्मिक, या लड़कियां सब धार्मिक हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये इसलिए क्योंकि उनको एनजाइटी हिट कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं है जिसको वो ग्रिप कर सके, जिसको वो प्राउड फील करे। तो इसलिए देखोगे कंठी माला बहुत चलेगी, जो सिख लड़के हैं वो कृपान पहनना शुरू कर रहे हैं, जो मुस्लिम लड़के हैं वो टोपी लगा लेते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ने लग जाते हैं यूट्यूब, मतलब बेसिकली ऐसे करके, क्योंकि अब मतलब इट इज़ चैलेंजिंग अस, इट इज़ ब्रिंगिंग अस एनजाइटी, है ना। तो वैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इसी को हम रिवाइवलिज्म भी कहते हैं। और ऐसे डिमांड्स भी उठती हैं, जैसे अभी रिसेंटली डिमांड भी उठ रही थी, मतलब ऐसे कि रिवाइवलिज्म ऐसे ही होता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे एंड ऑल दैट, ये सब ये सारी चीज़ें है ना, विच इज़ इवन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, बट ऐसे करके डिमांड्स उठती हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक वॉइड क्रिएट हो रहा है हमारे अंदर, है ना, हमारे अंदर एक वॉइड क्रिएट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हम हमारी आइडेंटिटी लूज़ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या होगा, वो उस एनजाइटी में हम क्या करेंगे, कहीं तो जाएंगे। तो लोग वहाँ पे रिवाइवलिज्म की तरफ जाते हैं, कल्चर का रिवाइवलिज्म, कि अब मैं फिर से अपनी टर्बन पहनने लग जाऊंगा, मैं फिर से अपने तिलक लगाने लग जाऊंगा। मैं पहले रिलीजन में कह रहा था कि इतना कोई वो नहीं होता, तो अब मैं रिलीजन की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि रिलीजन मुझे एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। मैं अपने स्टेटस में लग लिखने जाऊँगा कि ठाकुर, है ना, ऐसे करके कि ठाकुर, या फिर ऐसे करके कुछ लिखने लग जाऊँगा, है ना, वंशज ऑफ महाराजा पृथ्वी चौहान, ये सारी चीज़ें हम लिखने लग जाएंगे। ये क्या हो रहा है, फिर से हमारी पैरोकियल आइडेंटिटीज़ का रिवाइवल हो रहा है, क्योंकि न्यू आइडेंटिटीज़ अभी भी स्ट्रांग नहीं हुई। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये जो रिवाइवलिंग आइडेंटिटीज़ हैं, ये कैसी हैं? एस्क्राइब्ड हैं। आपको इसके लिए हिम्मत नहीं मारनी, है ना? और जो बाकी आइडेंटिटीज़ है वो कैसी हैं? अचीव्ड हैं। लेट्स से टुमारो यू डोंट बिकम आईएएस ऑफिसर, यू विल गेट इनटू पॉलिटिक्स। लेट्स से, तो पॉलिटिक्स में जाके आप क्या करोगे? मे बी यू बिकम समबडी जो कास्ट पॉलिटिक्स कर रहा है, रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज़ योर एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी। नहीं तो लोग तेरे को क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि तू फेल हो गया, पॉलिटिक्स में आ गया, है ना? तो ये एक पर्सपेक्टिव है। इसको एग्जाम में आप कैसे मैं आई जस्ट वांट यू टू हैव दिस पर्सपेक्टिव। एग्जाम में इसको थोड़ा टोन डाउन करके लिखना है ना? कि ग्लोबलाइजेशन इज bringing homogenization, which is which is basically homogenizing identities, and there is a void which is created because of homogeneity and the anxiety, and this void creates anxiety, and this and to end, या फिर ऐसे लिख लो कि this void is being filled by the revivalist ideologies। हो गया खत्म, टाटा, गुड बाय। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है अगले वीडियो में बताएंगे। अभी क्यों